आज फिर आपका स्वागत है डार्क ट्रुथ में, जहां हम आपको सुनाते हैं वह सच जो सिर्फ कहानी नहीं होता, एक भयानक हकीकत होती है। यह केस है 1970 के आसपास का, भारत के राज्य असम के एक छोटे से शहर धुबरी का। उस वक्त धुबरी एक बिल्कुल सामान्य, शांत और सीधा सादा शहर था। लोग अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहां एक ऐसा केस होने वाला है जो पूरे देश को हिला देगा। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी जज को फांसी की सजा दी गई थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। धुबरी में एक सरकारी बंगला था जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट का सीनियर जज तैनात था। नाम था उपेंद्रनाथ राजखोवा, जिसने अपने बगीचे में कई औरतों की लाशें गाड़ दी थीं। लोग उसे एक बहुत ही शांत, अनुशासित और ईमानदार जज के रूप में जानते थे। कोर्ट में उसकी छवि एक ऐसे इंसान की थी जो सिर्फ इंसाफ के लिए जीता है। उसके साथ उसकी पत्नी पुतुल राजखोवा और 3 बेटियां रहती थीं। बड़ी बेटी निर्मली, जिसे लीनो कहते थे, दूसरी जो नाली, जिसे लौना कहते थे, और सबसे छोटी भातू। बाहर से देखो तो यह एक परफेक्ट और सम्मानित परिवार लगता था, लेकिन कुछ लोग बाद में कहते हैं कि इस घर के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था। कुछ नौकरों के मुताबिक जज का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। वह ज्यादा चुप रहने लगा था और रात को अकेला बंगले के आसपास घूमता रहता था। 1970 में एक दिन जज ने अपने नौकर प्रसाद को बुलाया और कहा कि बाथरूम के पास जो पुराना बिजली का खंभा है उसे हटा दिया जाए। खंभा हटा दिया गया और वहां एक गड्ढा बन गया। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब जज ने कहा, इस गड्ढे को बंद मत करना, यहां फूल लगाए जाएंगे। कुछ दिन बाद एक और गड्ढा माली क्वार्टर के पास भी बनवाया गया और वहां भी यही कहा गया कि अभी इसे बंद नहीं करना। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात होती है। नौकर प्रसाद को छुट्टी दे दी गई, यानी उसे अस्थायी छुट्टी पर भेज दिया गया। बाद में लोग कहते हैं यह संयोग नहीं था, यह सब योजना का हिस्सा था। घर के अंदर भी चीजें अजीब होती जा रही थीं। एक बार पुतुल, जो कि जज की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि गड्ढा खुला है, किसी को चोट लग सकती है, इसे बंद कर दो। जैसे ही नौकर ने गड्ढा बंद करने की कोशिश की, जज अचानक बाहर आया और गुस्से में बोला, किसने कहा बंद करने को? और गड्ढा फिर से खुलवा दिया गया। लोग बाद में कहते थे तभी समझ लेना चाहिए था कि कुछ गलत है। फिर आती है 10 फरवरी 1970 की रात। सरस्वती पूजा का दिन था। पूरा दिन सामान्य गुजरा। जज, उसकी पत्नी पुतुल और बड़ी बेटी लीनो घर वापस आए, पर नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। सबने रात का खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसी बंगले के अंदर एक ऐसी रात लिखी जा रही थी जो पूरी कहानी बदल देने वाली थी। 11 फरवरी 1970 की सुबह नौकर प्रसाद जब छुट्टी से वापस सुबह बंगले पर आया और उसने देखा कि बाथरूम के पास वाला गड्ढा भरा हुआ है। और सबसे डरावनी बात, बाथरूम का पानी लाल रंग का था। उसी वक्त जज खुद बाथरूम में कपड़े धो रहा था। शर्ट, पायजामा, बेडशीट, तकिया, सब कुछ। प्रसाद ने पूछा, साहब आप खुद क्यों धो रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी दिन जज ने सबको बताया कि पुतुल और लीनो गुवाहाटी चली गई हैं, लेकिन नौकरों के मुताबिक ऐसा कुछ पहले से तय नहीं था। अब यहां से शुरू होती हैं वह बातें जो आज तक सिर्फ कहानियों में हैं। कुछ लोग कहते हैं घर के अंदर रिश्ते ठीक नहीं थे। कुछ का कहना यह भी था, जज को शक था कि उसकी पत्नी उसके साथ वफादार नहीं थी और शायद बेटियां उसकी अपनी नहीं हैं। लेकिन यह सब सिर्फ बातें हैं, अफवाहें हैं। इनका कोई सबूत कभी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। ज्यादातर लोग तो यह भी कहते थे वह मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन मेडिकल और कानूनी रिपोर्टों ने उसे मानसिक रूप से पागल साबित नहीं किया। 14 फरवरी 1970 को जज ने अपने रिश्तेदार बरदा शर्मा को फोन किया। बरदा शर्मा पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ जज के साले भी थे और लोना और भातू अपने मामा के साथ रहती थीं, क्योंकि उनका कॉलेज भी वहीं था। जब राजखोवा ने बरदा शर्मा को कहा कि वे उनकी दोनों बेटियों को भेजें, तो बरदा शर्मा मना नहीं कर सके, और करते भी कैसे, वह उनका पिता था।
राजखोवा ने कहा कि वह अपनी बेटियों को दार्जिलिंग ले जाना चाहता है। मामा ने भरोसा किया और दोनों बेटियां वापस आ गईं। अब यहां से केस और भी अंधेरा हो जाता है। 25 फरवरी 1970 ये वह दिन था जब प्रसाद ने दोनों बेटियों को आखिरी बार जिंदा देखा। सुबह 10 बजे वह अपने पिता के साथ थीं, लेकिन उसी दिन के बाद वे दोनों कभी जिंदा नहीं दिखीं। कहा जाता है कि उस रात या उसी के आसपास के समय उनका भी मर्डर हुआ। और इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जांच में नौकर उमेश बैश का बयान आता है। उसके मुताबिक उस रात सिर्फ जज नहीं था, उसका एक नौकर भी वहां मौजूद था। राजखोवा के नौकर उमेश ने बयान दिया कि जब वह राजखोवा यानी जज के घर गया तो उसे बहुत सारी शराब पिलाई गई, और जब रात और गहरी हुई तो राजखोवा उमेश को लेकर अपनी पत्नी के बेडरूम में चला गया। वहां उसकी बड़ी बेटी भी सो रही थी। जज के हाथ में एक लोहे की रॉड थी। दोनों ने मिलकर पुतुल और लिनो पर हमला किया। सिर पर लोहे की रॉड मार मार कर उनकी जान निकाल दी। सिर पर इतने वार किए गए कि लिनो का भेजा बाहर आ गया। शराब के नशे में उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये दोनों जिंदा न बच जाएं। रॉड से मारने के बाद जब तसल्ली नहीं हुई तो उनका गला भी दबाया गया और लाशों को उसी गड्ढे में दफना दिया गया। लोना और भातू जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी दीदी और मां के बारे में पूछा तो उनके पिता ने झूठ बोला और कहा कि वे अपने रिश्तेदारों के घर गई हैं, कोई बीमार है इसलिए। 25 फरवरी की रात के लिए भी वही पैटर्न दोहराया जाता है। उमेश के मुताबिक जज ने उसे शराब पिलाई और फिर लोना और भातू के कमरे में ले गया। इस बार भी लोहे की रॉड से हमला हुआ और दोनों बेटियों को वहीं पर मार दिया गया। उनका खून पूरे कमरे में फैल गया और उन्हें भी दूसरे गड्ढे में दफना दिया गया। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो जज का वही नौकर उमेश अपने बयान से मुकर गया। उसने कहा कि उस पर दबाव डाला गया था और वह उस रात वहां नहीं था। यह बात कोर्ट में एक बड़ी विवादित बात बन गई। लेकिन सबसे मजबूत चीज थी फिजिकल एविडेंस। गड्ढे, लाशें, कपड़ों के निशान और बंगले के अंदर मिला हुआ सब कुछ, जो लगातार एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहा था। जरा जज की गिरफ्तारी से पहले नजर डालते हैं कि क्या क्या हुआ था, यानी तुरंत इन सभी मर्डर के बाद। 13 अप्रैल 1970 को जज ने चिट्ठियां लिखी कि उसका परिवार गायब है। 15 अप्रैल 1970 को वह धुबरी से चला गया। उसने अपने जाने का किसी से जिक्र तक नहीं किया कि वह कहां जा रहा है, न ही अपने साले को जो पुलिस ऑफिसर भी थे और न ही किसी और को। पर बरदा शर्मा को पूरे परिवार के गायब होने पर कुछ शक हो जाता है। शर्मा ने अपने जीजा की तलाश शुरू कर दी और 25 जुलाई 1970 को उसे सिलीगुड़ी के एक होटल से ट्रेस किया गया। जब उससे पूछा गया परिवार कहां है, पहले वह बात घुमाता रहा, पर बरदा शर्मा भी जानते थे कि मुंह कैसे खुलवाना है। जब बरदा शर्मा ने अपने पुलिस वाले तरीके में पूछताछ की तो उसने कहा, मुझे एक पेन और पेपर दे दो। फिर उसने लिख कर दिया, मेरी पत्नी और 3 बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। फिर धुबरी के उसी बंगले की खुदाई हुई। बरदा शर्मा ने यह सुनकर गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया और वहां पर मौजूद दूसरे पुलिस ऑफिसर ने राजखोवा को छुड़वाया। जब बंगले की तलाशी ली गई तो वहां से 4 कंकाल मिले। हर गड्ढे में 2 कंकाल निकले, बाल, ज्वेलरी, कपड़े, जिससे पहचान हो गई कि ये कंकाल किसके हैं। और साथ में जज के खून से सने कपड़े भी मिले जो उस रात मर्डर करते समय जज ने पहने हुए थे। पर इतना काफी नहीं था, इसलिए फॉरेंसिक होना भी जरूरी था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सबसे अहम पॉइंट्स ये थे, चारों खोपड़ियों, स्कल्स और लंबी हड्डियों का फॉरेंसिक मुआयना किया गया। पुरानी फैमिली फोटो को बरामद खोपड़ियों के साथ सुप्रीम पोजीशन टेस्ट के जरिए तुलना किया गया। चेहरे की बनावट, नाक, गालों की हड्डियां और आंखों के एंगल फोटो से मैच कर गए। एक खोपड़ी तकरीबन 36 साल से ज्यादा उम्र की औरत की थी, पुतुल, जबकि बाकी 3 जवान लड़कियों की थीं। चारों खोपड़ियों में गंभीर फ्रैक्चर मौजूद थे। टेम्पोरल बोन्स, सिर के दोनों तरफ की हड्डियां टूट चुकी थीं।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर JN ताल्लुकदार ने रिपोर्ट में लिखा कि ये जख्म मौत से पहले लगे थे और किसी भारी हथियार के वार का नतीजा थे। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की बुनियादी वजह सिर पर गंभीर वार और ज्यादा खून बह जाना थी। पहले गड्ढे से मिली कमीज की पहचान धोबी ने जज राजखोवा की कमीज के तौर पर की। कोर्ट में 55 गवाह आए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आईं और सब कुछ उसी की तरफ इशारा करता गया। 1976 में उपेंद्रनाथ राजखोवा को मौत की सजा दी गई और उसे फांसी दे दी गई। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों एक जज ने अपनी ही पत्नी और 3 बेटियों को खत्म कर दिया? कानून के पास सिर्फ एक जवाब था, जुर्म साबित हुआ है, लेकिन मकसद साबित नहीं हो सका। अब यहां से शुरू होती हैं वो बातें जो आज तक सिर्फ कहानियों में हैं। पिता का बेटी से बुरा सलूक और मां को पता चल गया, इसलिए वह भी मारी गई। या पति को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, उसे शक था कि यह उसकी औलाद नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ बातें हैं, इनका कोई सबूत कभी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने सिर्फ इतना माना, मर्डर हुआ और सबूत मजबूत है, लेकिन मकसद आज तक एक राज है। और इसी के साथ डार्क ट्रूथ की यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक ऐसा केस जहां इंसाफ देने वाला खुद इंसाफ के कटघरे में आ गया और दुनिया को सिर्फ एक सवाल दे गया, आखिर उसने अपने ही घर को कब्रिस्तान क्यों बना दिया? डार्क ट्रूथ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ एक बटन की दूरी पर हमारा अगला हैरत अंगेज और सच्चा केस आपका इंतजार कर रहा है। तो अभी सब्सक्राइब करें और डार्क ट्रूथ फैमिली का हिस्सा बन जाइए।